नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें टेस्ट सीरीज नंबर 8। और इसके पहले जो है इसका टेस्ट सीरीज हो चुका है 7 नंबर तक। तो आज उसी के आगे जो है 8वां टेस्ट सीरीज हम डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित होगा। और ये जो है रुक्मणी प्रकाशन की बुक से लिया गया है, सारे के सारे टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र की पाठशाला जो कहते हैं वो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में अगर बात करें तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का जनता के हितों के लिए शासन का संचालन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन के लोकतंत्र की पाठशाला जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन को जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है इसके जनक है स्थानीय स्वशासन के। इसके बाद अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का नेतृत्व क्षमता उभारने एवं निखारने में जो है मददगार होती है। पंचायती राज व्यवस्था जो है विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक और सत्ता व्यवस्था की नींव होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो सी पार्ट से हो जाएगा, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये बताना है। तो जो भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था वो कौन सा संविधान संशोधन था। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए है संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951, संविधान का चौथा संशोधन अधिनियम 1955, या फिर 17वां हुआ था 1964 में, या फिर 44वां 1978 में। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1951 में, उसी के तहत जो है भूमि में सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है, अब बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में जो है संशोधन किए गए। और ये तथा दो नए अनुच्छेद 31 का, ठीक है 31 का और 31 खा, दो नए संशोधन जो है अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, संविधान की नवी अनुसूची भी जो है प्रथम संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। ठीक है, नवी अनुसूची, तो ये भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 31 का में जो है जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई। और 31 खा में जो है शामिल किए गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसमें ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, पहला संशोधन अधिनियम 1951। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965, 1947, 1975 या फिर 1978। तो जो है भूमि सुधार निगम की स्थापना किया गया था वो डेट था 1978। ठीक है, 1978 में किया गया था। भूमि सुधार निगम जो है प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में जो है शाश्वत नेटवर्क है, जो कुछ समय जो है पूर्व तक ऊसर बंजर तथा बीहड़ भूमि को जो है सुधार कर उसे खेती लायक बनाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार भूमि सुधार निगम का स्वरूप बदलकर फिर से सक्रिय करने पर विचार कर रही है। इस बार मिट्टी की सेहत को सुधारने का इसमें जो है काम किया जाएगा और इसके लिए रसायनों के उपयोग को न्यूनतम स्तर पर लाने तथा जैविक खेती बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इसका ये कुछ पॉइंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में बेरोजगारी का निम्न रूप देखने को मिलता है। ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी, या फिर इच्छित बेरोजगारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बात करेंगे बेरोजगारी की, तो भारत में बेरोजगारी जो है संरचनात्मक रूप से देखने को मिलता है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, संरचनात्मक। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण की बात करें तो सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा व पूंजी की कमी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है। जैसे भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद इस नए विकास के कारण जो है स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई। तो इस तरीके से जो है संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारियाँ पाई जाती हैं। मौसमी बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी, और संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सारी बेरोजगारी जो है विकासशील देशों में जो है अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है,
विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा होता है प्रतिरोधात्मक या फिर घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, घर्षण जनित बेरोजगारी। तो ये भी आपको याद रखना है। विकसित देशों में दो प्रकार की होती है और विकासशील देशों में 3 प्रकार की बेरोजगारी होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बातें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उत्तर जो है नीचे कूट में देना है। ठीक है, तो देखिए, स्वजल धारा योजना, हरियाली योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब इन योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इन योजनाओं से संबंधित मैंने जो है वीडियो कराया हुआ थ्योरी में, यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र और परीक्षा मंथन की बुक से थ्योरी कराई हुई, जिसमें योजनाओं 1947 से लेकर और अब तक जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उत्तर प्रदेश में और प्लस भारत में, तो वो सारी योजनाओं के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है तगड़े से। तो आप लोग उसको जाकर देखिए, चैनल पेज पर प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सूची मिलान करना है कि ये जो ये इधर योजना जो दिया गया है, इधर ये उनसे संबंधित कुछ उद्देश्य है कि उसमें कार्य जो था वो चीज़ें दी गई। तो बताना कि कौन सा योजना किस योजना में कौन सा कार्य किया गया। तो देखिए, अगर हम बात करें स्वजल धारा योजना, तो देखिए नाम से ही पता चलता है कि ये जलापूर्ति से संबंधित चीज़ें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्वजल धारा योजना का? ये हो जाएगा ग्रामीण जलापूर्ति से संबंधित। ठीक है, हरियाली योजना की बात करें तो हरियाली योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये वाटर शेड प्रबंध इसमें किया गया था। ठीक है, वाटर शेड प्रबंध जो हरियाली योजना के तहत किया गया था। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी बात करें तो यह किससे संबंधित था? तो ये ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित था। ठीक है, इसका चौथा पार्ट हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध ग्रामीण स्वरोजगार से है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे तो ग्रामीण संपर्क से संबंधित। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं और बाद में इसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एक एक कुछ थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। स्वजल धारा योजना की बात करें तो ये कब स्टार्ट किया गया? तो ये 25 दिसंबर 2002 को जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 25 दिसंबर 2002 को स्टार्ट किया गया था। और इसकी बात करें कि हरियाली योजना, तो हरियाली योजना जो है 2003 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करेंगे तो ये 1999-2000 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, 1999 टू 2000 में इसको शुरुआत किया गया था। तो ये हो गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे तो ये जो है 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डेट भी आप लोग को पता हो गया। अब अगर हम बात करें आगे, प्रधानमंत्री जो ये ग्राम सड़क योजना जो है ये अटल बिहारी की सरकार में चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना 2 अक्टूबर 2000 को स्टार्ट किया गया, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को चलाया गया, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1 अप्रैल 2013 से चला, या फिर मनरेगा जो है 2 फरवरी 2006 से। तो इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंदिरा आवास योजना, तो ये जो है 2 अक्टूबर 2000 को चलाया गया, ये गलत है। ठीक है, आंसर इसका यही रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 अक्टूबर 2000 को नहीं चलाया गया था, ये 1 अप्रैल क्या कहते हैं कि सॉरी, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो 1985-86 में किया गया था। ठीक है, 1985-86 में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें सुमेलन सही प्रकार से नहीं दिया गया। बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है सही है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब इंदिरा आवास योजना का नाम जो है बदल दिया गया इस समय इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना इस योजना का इंदिरा आवास योजना का नाम है इस समय, जो कि कब बदला गया है? 2016 में बदला गया। 2016 में ये नाम बदल कर रखा गया, 2016 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौधरी चरण सिंह टांडा पंप नहर किस जनपद में है ये बताना है। चौधरी चरण सिंह टांडा पंप नहर जो है ये किस जनपद में है? तो ये पड़ता है आपका अम्बेडकर नगर में। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा बनवाया गया था, और यह जो है तमसा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, तमसा नदी किनारे। ठीक है, तमसा नदी के किनारे, ये भी याद रखना आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तो अम्बेडकर नगर जो है टांडा टेरिकॉट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाज स्वयं एक संघ है और एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है, और यह कथन इनमें से किस वैज्ञानिक का है? ठीक है, किस वैज्ञानिक ने यह कथन कहा था ये बताना है। तो यह कथन जो है कहा गया था
गिडिंग्स के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, गिडिंग्स। अब कुछ बातें जान लेते हैं। तो फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स, इनका एक पूरा नाम है फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स। और इन्होंने जो है ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने जो है सांख्यिकी विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग अपने शोध विज्ञान में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है ये बताना। तो समूह इसमें से कौन सही नहीं है, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में है इंडस्ट्रीज, यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तथा अमेंडमेंट एक्ट जो है केंद्रीय अधिनियम, ये 1976 में आया, 1974 में। या फिर केंद्रीय एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में हुआ। या फिर सी पार्ट है यूपी एग्रीकल्चर डिजीजेज एंड पेस्ट्स एक्ट 1954। या फिर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट 1978। इसमें बताना कौन सा सही सुमेलन नहीं है। ठीक है, बाकी 3 सही है, 1 गलत है। तो अगर हम बात करें इसमें से, तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट जो 1978 में लिखा है यही गलत है। ठीक है, ये 1978 में ना होकर ये आया था 1968 में। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट से हो जाएगा। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट का विस्तार जो है संपूर्ण भारत में किया गया, और ये जो है मनुष्य या जीव जंतुओं को जोखिम के निवारण की दृष्टि से कीटनाशियों के आयात, विनिर्माण, विक्रय और इसके बाद परिवहन, वितरण और उपयोग के विनियम तथा इससे संबंध विषयों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। कीटनाशियों का उपयोग करने में मनुष्य या जीव जंतुओं को होने वाली जोखिम और ऐसे जोखिम के लिए सुरक्षा उपाय जो है इसका मेन उद्देश्य रहा है। ठीक है, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसके सदस्य होंगे। अब इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड के, तो स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशक होगा पदेन, जो कि अध्यक्ष कहलाएगा। औषधि नियंत्रक होगा, जो कि भारत पदेन होगा। और भारत सरकार का वनस्पति रक्षण सलाहकार पदेन आदि इसके जो है सदस्य होंगे। ठीक है, और बाकी तीनों सही हैं ऊपर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या फिर बुंदेलखंड में, या फिर मध्य उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है, किस क्षेत्र में है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि का सबसे अधिक जो है यांत्रिकीकरण हुआ है, और इसके बाद यानी कि मशीनीकरण हुआ सबसे ज़्यादा। वहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल करके जो है कृषि किया जाता है, जिससे कम श्रम से जो है अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो उसमें मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद है, बरेली है। ठीक है, ये सारे ज़िले जो है पश्चिमी यूपी के आते हैं। पीलीभीत हुआ, मेरठ हुआ, बिजनौर है, ठीक है, सहारनपुर है। ये सारे ज़िले जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और सबसे कम कृषि श्रम जो है उत्पादकता वो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ये भी आपको याद रखना है। उत्पादकता के विचार सर्वप्रथम 1766 में जो है एक प्रकृतिवाद के संस्थापक कोई सेने थे, उनके लेख में जो है सामने आया था। ये भी बात याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार बताना है कि उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, अभी तक मैंने जिसमें इसमें इसके पिछले जो 1 2 3 4 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया हो, उसमें ये कहीं ना कहीं जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग उसको भी देखिए, वहाँ से जो है आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, और महिला साक्षरता दर की बात करें, बहुत बार बताया, 57.18% है महिला साक्षरता दर। टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है, तो 67.68% है ये टोटल उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। ठीक है, भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है ये बताना है। तो सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला जो है वो है अपना मेरठ। ठीक है, मेरठ आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। देश में सर्वाधिक स्लम क्षेत्र की बात करेंगे तो मेरठ में ही है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक 42% जो है 42% आबादी है जो झुग्गी और झोपड़ियों में रहती है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ जो है वो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा 90 डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेल। ठीक है, इसके बाद बेल एक बड़ा मात्रक है, व्यवहार में छोटा मात्रक जो होता है उसको कहते हैं डेसिबल, डेसीबेल। ठीक है, डेसीबेल, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीबी,
डीबी जो इसको कहते हैं डेसिबल को, ठीक है। एक बेल बराबर होता है 10 डीबी के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो मानव स्वास्थ्य पर जो है कितना जो है सुटेबल है, तो क्या कहते हैं कि 45 से 50 के बीच में आता है डेसिबल के मध्य में, और अगर 60 प्लस हो जा रहा है ध्वनि की तीव्रता तो मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो कि मापन से संबंधित है। मापन को मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ घटना और यूथ के कंपटीशन की बुक में, तो आप उसको जाइए देखिए थ्योरी की क्लास, ठीक है। बताना उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है, ये बताना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में भी कि नहीं है पूछ रहा है या फिर है पूछ रहा है। ए तो ऑप्शन देखते हैं, 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज। इसमें से बताना कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा जो दिया गया है ये गलत है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा 10 बिस्वा, ये सही नहीं है, ठीक है। भारत में भूमि माप की जो है अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। अब उत्तर प्रदेश में भूमि मापन जो है बीघा, बिस्वा, मारला, कनाल, कट्ठा आदि इकाइयों से किया जाता है, ठीक है। जबकि दक्षिण भारत में बात करेंगे तो ग्राउंड, सेट, अनकम, अकनम, गुंटा आदि शामिल हैं, ये दक्षिण भारत में। अब उत्तर प्रदेश के भूमि मापन की इकाइयों की बात करेंगे तो 20 उनवांशी बराबर 1 कचवांशी, ठीक है। 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी यानी कि 1 वर्ग लाठा, और 20 विश्वांशी या 20 वर्ग लाठा बराबर होता है 1 बिस्वा के, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बिस्वा दिया इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बाकी और सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में जो है वार्षिक वर्षा जो है सर्वाधिक होती है, ये बताना है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का तराई का जो इलाका है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, तराई का इलाका, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला जो है तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तराई क्षेत्र का ऊपरी भाग जो है भाभर कहलाता है और यहाँ पर जल स्तर ऊपर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर सर्वाधिक वर्षा जिले में पूछा जाएगा तो गोरखपुर में होता है, और सबसे कम वर्षा जो पूछा जाएगा तो मथुरा व आगरा शहरों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज क्या है, ये बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर वृद्धि परसेंटेज की बात करेंगे उत्तर प्रदेश का तो 20.23% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आबादी जो है देश की कुल आबादी का 16.5% है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 829 जनसंख्या घनत्व है यहाँ के उत्तर प्रदेश की, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या में पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल में जो है चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शहर जो फिरोजाबाद वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो है यानी कि कांच, ठीक है, चूड़ियाँ या फिर कांच के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, कांच उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या था, तो चंदवार था, ठीक है। वर्तमान नाम अकबर के समय जो है मनसबदार फिरोज शाह द्वारा 1566 में दिया गया, और इसके बाद फिरोजाबाद में जो है मुख्यतः चूड़ियों का व्यवसाय होता है, और यहाँ अधिकांश लोग कांच के किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े ही हैं। प्रसिद्ध उर्दू कवि जो थे मुनीर सिकोहाबादी यहीं के थे। फिरोजाबाद के कांच से संबंधित जो है 13 उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है, ये बताना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो है अलीगढ़ जिले में ये शुरुआत किया गया है सोलर ऊर्जा संयंत्र, सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है शुरुआत किया गया है अलीगढ़ जिला। आंसर इसका जो हो जाएगा अलीगढ़ हो जाएगा, और अलीगढ़ को जो है ताला नगरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट जो बनाया जा रहा है उसकी जो क्षमता कितनी है, 150 मेगावाट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है नौरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो ग्राम विकास से जो संबंधित है वो है नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, ये ग्राम विकास से संबंधित नहीं है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, नेहरू रोजगार योजना, जो कि 1 अप्रैल 1989 को जो है स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 1989 में ये लागू हुआ, ठीक है। इसके बाद नेहरू रोजगार ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है प्रारंभ की गई थी। इस योजना के लिए जो है केंद्र और राज्य भागीदारी 80-20 के अनुपात में थी, और जिन परिवारों की वार्षिक आय जो है 9,940 रुपये से कम थी उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये रोजगार से संबंधित योजना है, बाकी और ग्राम विकास से संबंधित योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा कार्यक्रम में हेल्पलाइन जो है टोल फ्री टेलीफोन नंबर है वो कौन सा, ये बताना है। तो मनरेगा कार्यक्रम में जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-180-5999, 1800-180-5999, यानी कि इसमें सी पार्ट में दिया गया है और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
मनरेगा का नामकरण जो है 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। इसका पहले नाम था नरेगा, ठीक है, जो कि 2006 में स्टार्ट किया गया था और 100 दिनों की इसमें रोजगार गारंटी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन जो है वो जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है, यानी कि आंसर इसका ए पार से हो जाएगा, ठीक है। मनरेगा के लिए परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है और ये पंजीकरण 5 वर्ष के लिए ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, कब प्रारंभ किया गया? सारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन और योजना मैंने भरपूर करा दी है, आप लोग जाकर उसको प्लेलिस्ट में देखिएगा थ्योरी की पार्ट को, ठीक है, घटना चक्र, यूथ और मनरेगा परीक्षा मंथन से चीज़ें से। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे तो ये स्टार्ट किया गया अप्रैल 2005 में। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, अप्रैल 2005, ठीक है। और वो बात करें अगर तो इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 18 राज्यों पर विशेष बल दिया जा रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011-12 के देश के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सबसे कम है, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे ग्रामीण निर्धनता अनुपात जो है वो गोवा राज्य में सबसे कम है, तो आंसर इसका ए पार्ट से है। कितना है? तो 5.09% है सब गोवा राज्य में, ठीक है। तो ए पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए दूसरे स्थान की बात करेंगे तो केरल का नंबर आता है 7.05%, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरे स्थान की बात करेंगे और तो उसका हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है और उसमें कितना परसेंट? 8.06%, ठीक है। सबसे अधिक निर्धनता वाले राज्य की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आता है 39.93%। इसके बाद मणिपुर में आता है 36.96%, ठीक है। सबसे कम निर्धनता वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप आता है 1% वहाँ पे निर्धनता है अनुपात है, ठीक है। सबसे अधिक निर्धनता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा और नागर हवेली में है 39.31% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, ठीक है। देखिए अब भूदान आंदोलन अभी आ गया, ठीक है, ये पूरा ऑप्शन अब आ गया। देखिए कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ हुआ। यह एक सरकारी आंदोलन था, ठीक है, जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित किया गया। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से वैसी भूमिहीनों को दान दे दी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है गलत है भूदान आंदोलन के बारे में। तो ऑप्शन की बात करें इसमें ऑप्शन जो सी पार्ट है यही गलत है, ठीक है, ये सरकारी आंदोलन नहीं था, तो सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो भूदान आंदोलन जो है ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे ने को पहल भूमि दान जो है ये 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना में स्थित पोचमपल्ली गांव से मिला था, ठीक है। 1955 तक आते आते यह आंदोलन जो है नया रूप ले लिया और इसे ग्राम दान के रूप में जाना गया, ठीक है। आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार की प्रयास की गई थी, तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ठीक है, हमीरपुर, जालौन, झांसी, झांसी के बाद आता है ललितपुर, ठीक है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, ठीक है, इसके बाद हम महोबा के बाद हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर का भूभाग जो है उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है। और बुंदेलखंड की भूमि क्या है वो अनुपजाऊ है, ठीक है। यहाँ पर जो है पानी की कमी है, औद्योगिक विकास बहुत कम है। काली सिंध, बेतवा, केन, धसान के उद्गम क्षेत्र विंध्य क्षेत्र होने के बावजूद बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, ठीक है। वन नीति राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग में वन होना चाहिए। इसके प्रतिकूल बुंदेलखंड में वन का परसेंट बहुत ही कम है। बुंदेलखंड का पिछड़ापन जो है कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त नीतियों के अभाव के कारण ही है। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। और ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जिसका हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं और चैनल को सपोर्ट करिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।